दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे व्यस्त मेट्रो रेल सिस्टम और कोलकाता मेट्रो के बाद भारत की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो सिस्टम, जो कि प्रतिदिन 10 लाख से लेकर 50 लाख यात्रियों को लेकर जाती है और फैली हुई है कुल 348.12 किलोमीटर में और ऑपरेट करती है 336 ट्रेन्स अपने 255 स्टेशंस के साथ। पर ये सब हमने अचीव कैसे किया? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1961 में। इस समय के बाद दिल्ली ने फेस किया था मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। साल 1961 में दिल्ली की पॉपुलेशन थी 26 लाख्स और साल 1981 आते आते इसकी पॉपुलेशन बढ़कर हो गई थी 62 लाख्स। रेफरेंस के लिए मोनाको की पॉपुलेशन है 36,000। अगर हम इससे बड़ी कंट्री देखते हैं तो सेशल्स की पॉपुलेशन है 1,07,000 एंड अगर हम इससे भी अधिक जनसंख्या वाला देश देखते हैं तो हमें मिलता है मालदीव्स, जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 5,23,000। मतलब कि जितनी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन नहीं होती है उससे अधिक दिल्ली की अकेले की पॉपुलेशन थी 1981 में। वहीं 2001 आते आते दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़कर हो चुकी थी 13 लाख और अब 2022 में इसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। आमतौर पर एक्सपर्ट्स की सलाह में डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब भी कोई एरिया 10 लाख की पॉपुलेशन पार करता है तो उस जगह के लिए मेट्रो बनाना एक बहुत ही अच्छा निर्णय माना जाता है। और उस समय पर दिल्ली की पॉपुलेशन 20 लाख लोगों से लेकर 30 लाख लोगों की थी, तो मेट्रो का कॉन्सेप्ट कुछ बुरा नहीं था। पर उस समय में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैश काफ़ी आम बात थी कि आखिर इसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा किस पर, साथ ही में इसको बनाने के लिए इतनी मैसिव फंडिंग आएगी कहाँ से। ये प्रश्न भी बीच में अड़चने डाल रहा था। पास्ट में इंडियन सिटीज़ और उसके रेजिडेंट्स का बहुत ही कम एक्सपीरियंस रहा है मेट्रो या किसी और प्रकार के कम्यूटर रेल सिस्टम के साथ। वहीं सिटीज़ जैसे कि मुंबई और चेन्नई के पास अपना ही अलग मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रह चुका है। इंडिया में केवल एक ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस मेट्रो ट्रेन सिस्टम के साथ रहा है इन कैलकाटा, जिसको कि बंद कर दिया गया था सेफ्टी कंसर्न्स, कंस्ट्रक्शन के समय बहुत अधिक ट्रैफिक के इकट्ठा होने और कम यात्रियों के कारण। दिल्ली पर फिर से फोकस करते हुए हमें पता चलता है कि ये हिस्टोरिकल लैक और एक इफ़ेक्टिव अर्बन कम्यूटर सिस्टम के ना होने के कारण सिटी की नियरली सारी मोबिलिटी रोड बेस्ड ही रही है। किसी भी बड़ी रोड पर इंक्लूडिंग मेजर हाईवेज, कार्स, ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स जगह के लिए कॉम्पीट कर रहे होते थे बाइसिकल्स, ऑटो रिक्शास और घोड़ा गाड़ी के साथ। और नॉट सरप्राइजिंगली इसने रिज़ल्ट किया इनटू एक्सट्रीम कंजेशन, रोड एक्सीडेंट्स और एयर एंड नॉइस पोल्यूशन में। पहली बार एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली के लिए बनाने की डिमांड उठने लगी 1969 में। Any Express to 125th, then Pelham Express, 7.5 miles, 18.5 minutes. 59th to 125th, 3.5 miles, 7 minutes. पर एक्सटेंसिव टेक्निकल स्टडी के डिज़ायर, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट और फंडिंग को ढूंढते ढूंढते ये प्रोजेक्ट और भी लंबा खिंचता चला गया। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बसेस काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगी एज प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पर लेट 1970s प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स और मोटर बाइक्स और भी अधिक अफोर्डेबल और चलन में आने लगी। 1981 से लेकर 2001 तक मोटर व्हीकल्स की क्वांटिटी 6 गुना बढ़ गई थी, 5,40,000 से सीधे 38 लाख। अचानक से बढ़ी हुई डिमांड इन पर्सनल मोटर व्हीकल्स की और इनकी यूसेज ने सिटी को और भी कंजस्टेड बना दिया था और इन्वायरमेंट में स्मॉग की भी प्रेजेंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर दिया था। इंक्रीज्ड रोड यूसेज ने बस नेटवर्क की इफ़ेक्टिवनेस को भी डिक्रीज़ कर दिया था और लोगों को और मजबूर कर दिया था
अपनी एक प्राइवेट गाड़ी लेने पर, और ये सारी चीज़ें एक साथ रिजल्ट करी थी इनटू कोलैप्स ऑफ ऑन स्ट्रीट पब्लिक ट्रांजिट। इनफैक्ट इतने कंजेशन के बाद रोड एक्सीडेंट्स में भी मेजर इंक्रीज़ आया था, जहाँ पर कि एवरेज ऑफ 5 डेथ्स एंड 13 सीरियस इंजरीज़ एक दिन में होने लगी थी। कंपैरिजन के लिए दिल्ली में 40 गुना अधिक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स पर कैपिटा होते थे एज़ कम्पेयर टू यूके, और इन सभी कंडीशंस के चलते लोगों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। 1990s में किया गया एक सर्वे बताता है कि 75% कम्यूटर्स का कहना था कि बस सर्विस बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब समय आ चुका था कि हम अपने पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, अपनी फंडिंग शॉर्टफॉल और इस टेक्निकल डिबेट को साइड रखकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। 1998 में 30 साल की प्लानिंग के बाद फाइनली दिल्ली मेट्रो पर काम शुरू हुआ, जो कि बनने वाला था दिल्ली का फर्स्ट मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। It is one of the greatest infrastructure achievements of our times, a dignified and comfortable means of travel to millions of commuters every day. It is scrupulously clean, impeccably maintained, and almost unfailingly punctual. Yes, it's the Delhi Metro, the lifeline to millions of commuters of Delhi and its adjoining townships. मेट्रो की फंडिंग मल्टीपल लोकल और इंटरनेशनल सोर्सेज से की गई, जिसमें कि इसकी 64% कॉस्ट को प्रोवाइड किया गया था स्टेट स्पॉन्सर्ड जापानीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। 28% फंडिंग की गई थी बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि दोनों की इक्वल इक्विटी की कंट्रीब्यूशन की गई थी। बचे 5% प्रोजेक्ट को इंटरेस्ट फ्री लोन से कवर किया गया था लैंड एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए, और फाइनल 3% को रेज किया गया था थ्रू प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। दिल्ली मेट्रो को प्लान और डेवलप किया गया था एज टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। वहीं इंटरनेशनल फर्म्स की एक्सपर्टीज़ ली गई थी इसकी प्लानिंग, स्टेशन डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और अपने ही देश में सामान की प्रोडक्शन करने के लिए। इन इंटरनेशनल फर्म्स को, जो कि थी जापान, कोरिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी अपनी एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र करने की इंडियन फर्म्स को, ताकि इंडिजीनियस कंपनीज अपना लीड रोल ले सके लेटर स्टेजेस में। साथ ही में ये भी ध्यान में रखा गया था कि ये इंडिजीनियस फर्म्स अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाए दूसरे स्टेट्स में, अगर वे भी अपनी खुद की मेट्रो बनाना चाहते हैं तो। हालांकि मेट्रो को बनाना एक हिस्सा था दिल्ली को सुधारने का, पर इसको सहायता मिली थी और भी अन्य कदमों द्वारा। आज के दिन में दिल्ली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया था वो था डीजल से चलने वाली बस और ऑटो रिक्शा को रोककर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लाया जाना, क्योंकि बसें सबसे बड़ा कारण थी दिल्ली की पोल्यूशन का। इन स्टेप्स को लेने के बाद पोल्यूशन में एक मैसिव डिक्लाइन आया था। 1997 के कंपैरिजन में 2002 तक कार्बन मोनोऑक्साइड गिरकर 32% पहुंच चुकी थी। सल्फ़र डाइऑक्साइड 39% तक गिर चुकी थी, और पार्टिकुलेट मैटर जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था। इन सभी के बाद दिल्ली अवार्ड किया गया था क्लीन सिटीज़ इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से 2003 में, और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा इन 2003।